ऑथेंटिक नहीं है, ये आपकी आशंका है ना, आपके तर्क को शंका को पूरा करने से कुछ क्या सर? आपको क्यों ऐसा लग ऑथेंटिक नहीं है? उसमें ऐसा कोई नियम ही नहीं है कि वो लेटर हेड पर होना चाहिए या पेज पे, कोई भी चीज आवश्यक नहीं है। हर एक उस पर डिस्पैच नंबर होना चाहिए, ये भी आवश्यक नहीं है। वो कविता किसी भी भाटिया डॉक्यूमेंट का और एनेक्सर अच्छी किसी भी साहित्यिक उस पर कर सकते हैं वो डॉक्यूमेंट। तो सर फिर उसमें कार्यालय कोई में रजिस्टर का क्या रखने का क्या उचित है फिर सर? डिस्पैच का पैसा वसूल करना देंगे, पैच अदरवाइज डिस्पैच क्यों देंगे बताइए आप? कि कोई नियम के तो डिस्प्ले आपका कार्यालय पद्धति होती है। के द्वारा भी लेटर पहुंचाए हैं और वो ऑफिस में अपने ईमेल से प्रिंट आउट भी डाल सकता है, ये कोई वो जांच के दौरान उपलब्ध करवाया है। कर दिया कोई डाउट न्यायालय इसको कहने से मना कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है? सर प्रॉब्लम मुझे ये है कि वो व्यक्तिगत स्तर पर जांच करवा सकता है क्या सर? ऐसा कोई रूल है अच्छा, सर? नहीं नहीं, आपका देखो वो आपकी अधिकारिता क्वेश्चन कर रहे हैं, ये दिस इज क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना, ये कानूनी प्रश्न है कि उसकी अधिकारिता है कि नहीं है, तो वो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं या उससे पूछ सकते हैं दूसरी आइडिया लगा के कि किस अधिकार के तहत उसने जांच करवाई है ना, ये जी क्वेश्चन ऑफ लॉ है। अब उसको पावर है कि नहीं है तो वो बताएगा किस अधिकार के तहत उसको ये पावर है, तो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये स्पष्ट हो जाएगा है ना। आप उसकी अधिकारिता या जुरिडिक्शन चैलेंज कर रहे हैं तो वो दूसरा इशू है। डिस्पैच नंबर तभी होता है जब उसको बाय पोस्ट भेजना है या कोई फॉरवर्डिंग लेटर उसको लगाना है तो डिस्पैच करेंगे, अदरवाइज वो पोस्टेज क्यों पैसा खर्च करेगा? आपका अधिकार आरटीआई में केवल इतना होता है कि हर एक पृष्ठ हस्ताक्षरित होना चाहिए, बस दैट्स ऑल। हर एक जी। पृष्ठ लोक सूचना से हस्ताक्षरित करने की केवल डिमांड कर सकते हैं। अब वो अधिकारिता है कि नहीं है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ है ना, तो वो फिर आप उचित फोरम पे चैलेंज कर सकते हैं या उससे वहां के जो नियम वगैरह है वो पूछ सकते हैं कि किस नियम के तहत उसने वो जांच की है या उसको अधिकारिता है या नहीं है, तो ये डिस्प्यूट आप अलग से रेज कर सकते हैं है ना, वो आरटीआई का मामला नहीं है। नहीं सर, मेरा निवेदन ये है, जांच रिपोर्ट मुझे जांच के दौरान उपलब्ध कुलदीप जी करवाई नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए तो। मैंने आरटीआई में मांगा, एक तो सवाल आज था मेरा सर, कुलदीप सर। जारी नहीं हुई है ये। आप ये बताइए, छोटा हैंड रेज है। आप ये बताइए हर एक पृष्ठ हस्ताक्षरित है कि नहीं लोक सूचना अधिकारी द्वारा? सभी को म्यूट किया हुआ, वीरेंद्र सर प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ चलिए, अब अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न थोड़ा शॉर्ट में पूछिएगा, टू द पॉइंट पूछिएगा, है ना। और जो लोग अपना कैमरा चालू करके रखे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए कि आपका कैमरा चालू है, रवि जी, है ना। मतलब आप थोड़ा सा मतलब ठीक से बैठ जाइए, जैसे भी आप कहीं लेट रहे हैं, कहीं नाक में उंगली डाल रहे हैं, लेट इट बी। आगे बढ़ते हैं हम, ये मीटिंग रिकॉर्ड हो रही है ना। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न ले लेते हैं। कविता मैडम का ही हमने आज काफी सुना, कविता मैडम ने भी हैंड रेज किया, पहले उनका एक बार प्रश्न ले लेते हैं। हाँ कविता मैम, कविता मैडम अनम्यूट कीजिएगा अपने आप। बड़ा लेट हो गए। अगला प्रश्न लेते हैं सत्यम हाँ कुमार जी जी। सर, आपको आवाज आ रही है? हाँ हाँ ठीक है, सत्यम जी वेट करिए। हाँ कविता मैडम बोलिए। हाँ सर, मेरे दो प्रश्न है। पता चलेगा यहाँ इतने एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल लोग बैठे हैं। मेरे दो प्रश्न हैं जिससे हमें हमारे केस में आगे मदद गर्मी मिल बहुत हो गई यहाँ पे, तभी वो मत हो रहा है। हेलो, पहला प्रश्न है कि ऐसा भी हुआ है कि बिल्डर ने घर चार चार लोगों को बेचा हुआ है। अब हम जो भी, अगर हमारे प्रयासों से एनसीएलटी या कैसे भी आगे कोई बिल्डर आएगा बनाने, तो वो एक को तो सोच लेगा भैया आपका केस तो सही है, बट जो बाकी तीन उसी घर के मालिक बने बैठे हैं, क्योंकि उन्हें भी अग्रीमेंट उसी घर का दिया हुआ है, उनका उनका कैसे होगा न्याय? क्योंकि मैं डॉक्टर जौहर की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अगर वेबसाइट इतनी स्ट्रांग होती जिसपे दिख रहा होता कौन कौन सा घर बिक गया, तो इंसान को पता लग जाता वो मेरे साथ फ्रॉड कर रहा है या नहीं, वही घर मुझे बेच रहा है। अब जिसको एक घर तीन लोगों को चार लोगों को बेच दिया, वो बाकी लोगों का न्याय कैसे होगा? पहला क्वेश्चन। दूसरा मेरा, मैं दोनों प्रश्न रख देती हूँ फिर जवाब दीजिएगा। दूसरा प्रश्न मेरा ये है, जब मैं ईडी में गई तो ईडी में जो डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे कहा कि भैया 25 करोड़ के ऊपर जो भी केस होता है उसको हम ईडी में आता है, तो आप अपना लिख के दीजिए, कंप्लेंट सब दिया दिया।
और ये होगा। उन्होंने हमारा ही प्रॉपर्टी ऑर्किड पार्क अटैच कर दिया ईडी में और लिख दिया भाई ये प्रोसीड ऑफ क्राइम है। जो हम से बोल रहे हैं रेरा को तुम बनाओ या एनसीएलटी तुम बनाओ, वो आज की डेट में अटैच पड़ी है प्रॉपर्टी ईडी के पास। अब वो एमएलए कोर्ट उसको किसके नाम पे रिलीज करेगा? वालिया या मित्तल तो हो गए घपलेबाज, उनके नाम हमारी एसोसिएशन के नाम करेगा तो पीएनबी के 30 करोड़ के लोन का क्या होगा? तो पीएमएलए कोर्ट रिलीज कैसे करेगा? अब उस अटैचमेंट को हम हटवाएं, हम तो फर्स्ट बिल्डर बनाएगा। बिल्ड बहुत है बट वो सब बोलते हैं आपकी प्रॉपर्टी, तो हमारे ही सब वो फोड़े, हमारी मदद के वो दिलासा के हमारे कोई मुसीबत में डाल दिया। हमारी प्रॉपर्टी प्रोसीड ऑफ क्राइम कैसे हुआ? उसमें तो हम सबके पैसे लगे। तो अब ये मेरे दो प्रश्न है। पहली बात तो जिनको एक घर जो 4 लोगों को बेचा हुआ है, बाकी 3 का न्याय कैसे होगा? दूसरी, हम अपनी ईडी अटैचमेंट हटाने के लिए अब क्या प्रयास करें? जी मैं दोनों के उत्तर दे देता हूँ। पहला जो जवाब है आपराधिक बनता है, एफआईआर हो सकती है, सिंपल 420 का मामला है, तो इसमें जो भी है वो एफआईआर की जा सकती है। जिन जिन लोगों को बेचे एफआईआर तो की हुई है सर, 2020 से की हुई है। कर लिए तो फिर उसमें आप रिपोर्ट वगैरह डिमांड कर सकते हैं, क्योंकि ये क्रिमिनल मामला है, आपराधिक ये जो धोखाधड़ी है ना, तो इसमें चीटिंग का मामला बनता है, क्योंकि इसमें दूसरा जो आपने ईडी का अटैचमेंट वाला का, उसमें ये होता है कि अटैचमेंट जो है दैट इज नॉट फोर फीचर। अटैचमेंट को सील की जाती है, मतलब उसका संपत्ति का उपयोग करने से रोका जाता है। दूसरा है कि अटैचमेंट किया, उन्होंने ऑर्डर जब पास करके अटैच किया, उस ऑर्डर को आप चैलेंज कर सकते हैं। तो इसमें पीएमएलए में यदि किया है तो पीएमएलए में आप इसको अटैचमेंट ये रिवोक करने के लिए, क्योंकि अटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि उसने सीज कर लिया या फोरफिट कर लिया। फोर फीचर इज डिफरेंट। संपत्ति फोरफिट नहीं की गई है, संपत्ति है ना केवल अटैच की गई है। तो अटैचमेंट के लिए आप जो उसमें अपीलेट अथॉरिटी है पीएमएलए एक्ट में, उसको आप अपील सकते हैं और वो कर देंगे। अगर हम पीएमएलए में पिटीशन रख के जब जाते हैं तो हमारा लॉयर बोलता है पिटीशन पे रख रहे हो, किसके नाम पे रिलीज करेगा? पीएमएलए एसोसिएशन ऑफ बायर्स के नाम पे रिलीज करेगा, तो पीएमएलए लोन का क्या होगा? 30 करोड़ उनके पास भी तो है, तो उनका न्याय कैसे होगा? अगर वो रेरा के नाम पे रिलीज करेगा तो रेरा ने तो बोल दिया मुझे तो चाहिए ही नहीं, मैं तो बनाऊंगा ही नहीं जी, मेरे नाम पे तो रिलीज ही मत करवाओ। तो हम कहाँ जाएं अब? उसमें प्रॉपर्टी किसी ना किसी के नाम से तो रजिस्टर्ड होंगी ना, बिल्डर के नाम से होंगी या जो भी है। देखो जब तक ऐसा नहीं किया केवल आपके खिलाफ ही एक्शन ली गई, उसमें तो ऐसा है कि बिल्डर भी उपभोग नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक ईडी ने अटैच किया ना तब तक वो संपत्ति का उपभोग कोई भी कर सकता। अटैचमेंट मतलब कर दिया उन्होंने, सील कर दिया, तो आपके अंदर कोई घुस ना ताला तोड़ सकता है, कोई कुछ नहीं करता। तो वो जब तक वो डिस्प्यूटेबल है और उसका जब तक वो निराकरण नहीं हो जाता है सक्षम कोर्ट के, तब तक वो जो है वो सील्ड रहेंगी, है ना। तो दिन टाइम बाउंड आप अपना वो कर सकते हैं। और संपत्ति में यदि जैसे कि पैसा आपसे लिया गया है ना, तो आपका भी अधिकारी तो बनती है, और फिर उसका वो टाइटल वगैरह देख लेंगे कि ये किसने पैसा लगाया, क्राइम है या नहीं है। क्योंकि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लिए आपको ये या ईडी को साबित ये करना पड़ेगा कि वो क्राइम किस तरह का है। तो पीएमएलए एक्ट में आप देखिए कि बहुत सारे शेड्यूल है, तो ये जो शेड्यूल कहते हैं उसमें जो हुआ है कि प्रोसीड्स ऑफ क्राइम माना जाता है। तो ये साबित करने का जो भार है, मतलब और उसमें जो केस वो कर सकते हैं, और फिर वो देखें कि टाइटल बिल्डर को देना है या आपको देना है या आपकी एसोसिएशन को देना है, क्योंकि एक सदा भी दावेदार हो सकते हैं, तो उसका निर्णय करके वो उसमें ये कर देगा। तो उसको आप ये देखिए कि जो उसमें सिर्फ बायर्स नहीं है ना, एक कोई ऑटोमोबाइल कंपनी भी है जिसकी गाड़ियां इन्होंने इस्तेमाल की, तो उनको भी पक्षकार बनाइए ना, उनको भी पक्षकार बनाइए, उनको भी नोटिस दिया जाएगा, उनका भी पक्ष सुना जाएगा, जो उसमें स्टेक होल्डर्स है। और फिर शुरू में आपने शामिल नहीं भी किया है तो उसमें बाद में भी आप वो ये कर सकते हैं, इंप्लीड किया जाए एडिशनल रिस्पोंडेंट, ताकि उनको भी अपनी बात कहने का मौका मिले। मैं पिटीशन डाल दूं अगर, तो किसके नाम पे रिलीज होगी फिर प्रॉपर्टी? अब बिल्डर तो अंदर जेल में है एक, और एक भाग गया दुबई। नहीं, आप उसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी कर सकते हैं, वो भी अपना स्टेटमेंट देंगे। और ईडी का ऑर्डर है अटैचमेंट, आपको उसको चुनौती देनी है तो ईडी को तो रिस्पोंडेंट बनाएगा,
बाकी रिस्पॉन्डेंट आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन और आप जांच एजेंसी में नहीं गए, ठीक है। तो उसमें आवश्यकता पड़ने पर यदि कोई और पार्टी का भी स्टेक होल्डर है जिसका इंटरेस्ट उसमें होता है, तो आप उसको भी पक्षकार बना सकते हैं। और चाहे जितने पक्षकार आप बनाते हो उसमें कोई जिसका उसमें ऑब्जेक्ट करता है तो वो खुद भी इम्प्लीडमेंट डाल सकता है ना, तो वो उनके पास इम्प्लीडमेंट या इंटरवेंशन एप्लीकेशन का पावर होता है, और आप भी उसमें चाहे तो एडिशनल रिस्पोंडेंट जोड़ सकते हैं बाय अमेंडिंग योर पिटीशन, तो ये अधिकार आपके पास होता है। ठीक है। एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगा रिसेंट, अभी जैसे बिल्डर जेल में था तो उसके लिए उत्तराखंड ने ये रेरा जो है उसकी रजिस्ट्री करने जा रहा है विदाउट बिल्डर रेरा रजिस्ट्री करने जा रहा है। ऐसे ही जो पैसा अटैच कर रखा है जब रिलीज होगा, अगर बिल्डर जेल में है तो ऐसा जरूर कोई प्रावधान होगा रेरा में जो वो पैसा है या नहीं है। अगर प्रावधान तो स्टेट गवर्नमेंट उसको देख सकती है, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया या रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, जो वो पैसा है ताकि वो उसको जो अपने कंट्रोल में ले। जब कोई संपत्ति में डिस्प्यूट आ गया और वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी भंग हो गई, तो उस केस में जो सेक्रेटरी था पूरा डिसॉल्व हो गया, तो वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनी थी उसे हाई कोर्ट ने आदेश देने पे एक लिक्विडेटर अपॉइंट कर दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ऐसे ही इस केस में जो पैसा है वो, क्योंकि इसको रेरा कंट्रोल में ले सकता है इस प्रोविजन में या नहीं ले सकता है, या डीएम अपने कंट्रोल में ले सकता है, राजस्व विभाग अपने कंट्रोल में ले सकता है, स्टेट गवर्नमेंट। इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द सिटीजन। कोई भी अगर प्रॉपर्टी है उसमें डिस्प्यूट तो स्टेट गवर्नमेंट की लायबिलिटी हो जाती है। हाँ, ये भी डिमांड की जा सकती है। और इसमें जो पीएमएलए में जो रेमेडी है वो एक ही, दैट इज कॉल्ड एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। तो जो पीएमएलए एक्ट 2002 है, इसमें एक एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अथॉरिटी होती है। तो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को आप ईडी के एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के समक्ष आप ईडी के ऑर्डर को चुनौती दे सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। तो ये प्रावधान है, और उसमें जो लिमिटेशन पीरियड है वो आप देख लीजिए, और पीएमएलए में जो भी लिमिटेशन है उसके अंदर आप उसको चैलेंज कर लीजिए, तो उसमें वो डिसाइड कर देंगे और प्रॉपर्टी को रिलीज भी कर सकते हैं, और या तो फिर उसमें टाइटल वगैरह देना है तो वो भी कर सकते हैं। तो वो संपत्ति का उपभोग करने से किसी को रोका है, और यदि वो कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है तब तो वैसे भी उसका उपभोग हो नहीं सकता, तब तो केवल जमीन है ना। कंस्ट्रक्ट तो हुआ ही नहीं, सिर्फ फाउंडेशन ही पड़ी है और यस फाउंडेशन में तो वैसे भी आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो उसमें ये कि वो फिर पिटीशन जो हमने उपाय है डाल वो बाद दी में होगा। और वो उन्होंने वो केस चला रहे हैं कन्विक्ट करने का, बट प्रॉपर्टी को रिलीज नहीं कर रहे। उसमें लिक्विडेटर अपॉइंट होता है। लिक्विडेटर का काम ये होता है कि जो संपत्ति है उसको बेचकर उसका जो भी पैसा आता है उसका बंटवारा करना है ना, कि किसका कितना, कौन स्टेक होल्डर है, कितना ये है, तो उसका बंटवारा किया जाता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हर्षद मेहता है। हर्षद मेहता की जब जेल में मृत्यु हुई थी तो करीब 400-450 करोड़ की संपत्ति थी, जो ये स्टॉक थे उस टाइम। तो वो स्टॉक को लिक्विडेट करने में एक लिक्विडेटर को 2.5 साल लग गए, पूरा हिसाब 400-450 करोड़ का हिसाब लगाने में। तो लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, और वो लिक्विडेटर कोर्ट के तहत काम करता है, और उसका यही काम होता है कि उसमें जो जो इंटरेस्ट है उस सबके प्रत्यावेदन लेकर उसका देखता है कि जैसे उस केस में भी तय हुआ था कि इसमें गवर्नमेंट का टैक्स कितना है, आरबीआई का कितना है, बाकी नेशनलाइज बैंक का कितना है, कोऑपरेटिव बैंक का कितना है, प्राइवेट स्टेक होल्डर्स का कितना है, और किस प्रायोरिटी में इस संपत्ति का बंटवारा किया जाए। उस तरह से फिर 400-450 करोड़ का डिस्पोजल कर दिया गया। तो इस तरह से वो जो लिक्विडेटर है वो इसमें देखेगा, और जो भी क्वेश्चंस ऑफ लॉ उसके सामने आते हैं, जो प्रत्यावेदन आते हैं, जो जो इंटरेस्टेड पार्टी या स्टेक होल्डर्स है, वो सभी को लेकर वो अपना काम पूरा करके अपनी रिपोर्ट उसमें देगा। तो लिक्विडेटर भी अपॉइंट किया जा सकता है इस तरह से संपत्ति के डिस्पोजल के लिए। ये उसमें प्रॉपर तरीका है जो टीएन जौहर साहब ने बताया है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने एक और रूलिंग दिया है कि बायर का हक पहले, जैसे कह रहे थे बैंक का हक पहले है, ऐसा नहीं है, बायर का हक भी हित देखना पड़ेगा। ये भी तो बायर तो इनसिक्योर्ड क्रेडिटर है और बैंक तो सिक्योर्ड क्रेडिटर है। हाँ जी, हाँ, ये सब क्वेश्चन ऑफ लॉ है, वो देखता है किसका कितना हक बनता है, किस प्रायोरिटी में या किस तरह से करना है। क्योंकि जरूरी नहीं कि पूरी प्रॉपर्टी भी हो वसूल हो जाए। कई बार ये होता है कि कुछ प्रॉपर्टी बरामद हो जाती है, कुछ प्रॉपर्टी बरामद नहीं होती है, तो जो उसमें फिर किस वरीयता में दिया जाए ये भी वो लिक्विडेटर तय कर सकता है। जी, अभी तो हम तो कह रहे हैं हमें पैसे नहीं, फ्लैट ही बना दो। अगर मेरे जीवन में आप जरूर बताऊंगी कि मुझे न्याय मिला। हाँ, वो खैर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के सामने आप ले जा सकते हैं पीएमएलए में ईडी के ऑर्डर के खिलाफ, तो उसमें फिर वो देखेगा। और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के ऊपर फिर आप चाहे तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है ये। जी जी।
ओके। कविता मैडम, रिक्वेस्ट है आपसे, अगर पॉसिबल हो तो अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा। अगला जरूर। प्रश्न हम लेते हैं सत्यम कुमार जी का। हाँ सत्यम जी, अपना प्रश्न रवि जी और लालकी जी, आप लोग जूम मीटिंग में, या तो आप लोग अपना कैमरा बंद कर लीजिए या प्रॉपरली ठीक से बैठ जाइए, है ना। यहाँ कुछ सम्माननीय सदस्य भी हमारे साथ में जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कुलदीप सर। मेरा सवाल डॉक्टर जौहर साहब से था। धन्यवाद। ये रे ये रेरा एक्ट ये ह्यूमन राइट कमीशन से कैसे रिलेटेड हुआ? हाँ जी, ऐसा देखिए, जब मैं ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में भी पढ़ने लग गया कि इसके बारे में जो है, मैं एक्चुअल में इसको अप्रोच किया कि ये जो लॉज रूल्स हैं, क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट होना है, जो वेबसाइट पे लोड नहीं कर रहा है, तो इसलिए मैं अप्रोच किया था उसको इसमें ह्यूमन राइट्स कमीशन में। लेकिन जनरली जो होता है, प्रॉपर्टीज इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होती है, वो इसमें नहीं आती। लेकिन जो रूल्स इंप्लीमेंटेशन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन में आ सकते हैं। मेरा केस तो उन्होंने कंसीडर कर लिया था। ये तो जो सर अगर हम वेबसाइट आरटीआई पे की लोड नहीं कर रहा है, इसको स्टेट गवर्नमेंट इसको जो है जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा था, तो उसमें आ गया। मेरे ख्याल से ठक्कर साहब थोड़ा इसमें बता पाएंगे। हाँ जी, मानव मैं इसमें बता देता हूँ। जो फर्क है वो समझ लीजिए कि ह्यूमन राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स और लीगल राइट्स में फर्क क्या है। ह्यूमन राइट्स जो है, दैट इज अवेलेबल टू यू रिगार्डेड ऑफ योर सिटीजनशिप। तो किसी भी देश के नागरिक भी यदि आप नहीं है तो भी ह्यूमन राइट्स होते हैं। वो इंटरनेशनल जो संधि है, कोवेनेंट्स है, एग्रीमेंट्स है, ट्रीटीज है, उसके तहत आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स में कुछ चीजें आती है, जैसे कस्टोडियल रेप, वार क्राइम्स, कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ। तो ह्यूमन राइट्स में ये मामले आते हैं। यदि संविधान में कोई चीज लिखी है तो फिर वो संवैधानिक अधिकार है। यदि पार्ट 3 में लिखा है संविधान के, तो फिर वो फंडामेंटल राइट्स है। इसके अलावा जो 26,000 जितने कानून है, जो स्टेट एक्ट्स है, या फिर करीब 3,500 सेंट्रल एक्ट्स है, अलग किसी विधि के तहत वो है, तो फिर वो आपका लीगल राइट्स है। तो फिर उसमें आपको हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। आप उसमें फॉर डिसाइडिंग द क्वेश्चंस ऑफ फैक्ट, आप पहले वो जो भी कोर्ट, कमीशन है, ट्रिब्यूनल है, उसके समक्ष जा सकते हैं। उसके बाद फिर जरूरत पड़े तो फिर आप उसको फंडामेंटल राइट्स या ये इसके साथ लिंक करके उसमें जा सकते हैं। और यदि आपको वो भी अधिकार नहीं है तो फिर केवल आप विदेशी नागरिक है, तो फिर अभी आप इंसान है, तो बिना नागरिकता के भी आप सुप्रीम कोर्ट वगैरह में जा सकते हैं। तो ये फिर ह्यूमन राइट्स में इशू आता है। तो ह्यूमन राइट्स में आपको क्या क्या आता है, उसमें भी एक डिक्लेयर है, मतलब किसी एफआईआर वगैरह आपने नहीं किया, या किसी कोर्ट, कमीशन है, ट्रिब्यूनल के सामने पेंडिंग ना हो। अभी रेरा का भी एक फॉर्म कुलदीप सिंह जी ने मुझे भेजा, मैंने भी उसमें देखा वीरेंद्र सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। वीरेंद्र सर, शायद कुछ डिस्कनेक्शन हो गया है, इस कारण से हम सुन नहीं पा रहे हैं सर की बातों को। कुलदीप सर, इसमें एक सप्लीमेंट था सर। जस्ट एक सेकंड, वीरेंद्र सर आ जाए, वीरेंद्र सर जी गाइड सर। करेंगे। पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आप इसके लिए किसी अन्य जगह वीरेंद्र सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। आप ट्रेन में हैं कर कि? देता हूँ। हाँ, मैं ट्रैवल में हूँ। जी तो जी जी जैसा जी। सर कहते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, तो जैसे कुछ उसको लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, तो इसके लिए भी शायद कुछ है जो उन्होंने मेरा एक्सेप्ट किया कि ये जो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा है, वेबसाइट पे लोड नहीं तो कर रहा, कितना काम हो गया। सर ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो हम तो खुद जा सकते हैं एसएचआरसी में कि सर देखिए हमको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, तो हम सर मेरे एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कीजिए आप। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ सर, हाउ रेरा इज कनेक्टेड विथ ह्यूमन राइट कमीशन। ऐसे में तो हम आरटीआई के मामले को भी लेके जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे रखी है कि राइट टू इन्फॉर्मेशन इज अ फंडामेंटल राइट। तो ये तो मेरा सीधा पार्ट 3 का वायलेशन हो गया सर। इसीलिए मैं थोड़ा सा कंफर्म करना चाह रहा था सर। नहीं गिरा। हेलो, आप मुझे सुन पा रहे हैं सत्यम जी? जी सर, वेरी मच सर, वेरी मच। हाँ, आवाज आ रही है ना? मैं इसमें ये कह रहा हूँ, ज्यूरिसडिक्शन में आपको देखना पड़ेगा ओरिजिनल क्या है, एपेलेट
क्या है? ओरिजिनल का मतलब सीधे सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं या आप पहले जैसे आरटीआई में 10 रुपए की एप्लीकेशन लगाकर जाएंगे तो वो आपका लीगल राइट है। लीगल का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाने की क्या थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है वीरेंद्र सर, चूंकि ट्रैवलिंग में है तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कतें आ रही हैं यहाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो प्रश्न है इनका उत्तर वीरेंद्र सर ही दे तो ज्यादा बेहतर होगा। आत्मदीप सर, आप कुछ विचार व्यक्त करना चाहेंगे? तो आप, हाँ, तो आपको ये देखना में जा रहे हैं और क्वेश्चन ऑफ फैक्ट में जा रहे हैं कि क्वेश्चन ऑफ लॉ में जा रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है तो कोर्ट कमीशन और ट्रिब्यूनल तय कर सकते हैं। हाई कोर्ट के बहुत ही लिमिटेड अधिकार होते हैं क्वेश्चन ऑफ वीरेंद्र सर, आपकी आवाज काफी हद तक ब्रेक हो रही है, तब तक कि आप वापस आए सत्यम जी, थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे अब यहाँ पर, है ना। वीरेंद्र सर की आवाज पूरी तरह से जी ब्रेक हो सर। रही है, क्योंकि जब तक कि हम आरटीआई से संबंधित कुछ सवाल